हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेबीटी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका साइकोलॉजी सेक्शन का 2017 का होने वाला है। और ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आपके पास जो होम्योस्टेसिस शब्द है ये दिया गया था कैनन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपके पास यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 था आपके पास घोड़े की तस्वीर एक डैश है। देखो यहाँ पे आपको उद्दीपक बताना है, आखिर किस प्रकार का ये उद्दीपक यहाँ पे कहलाएगा। देखो, जब भी कोई भी तस्वीर आपको दिखाई जाती है, जब भी कोई छवि दिखाई जाती है, कोई भी पिक्चर, तो आपके माइंड को उसके अनुसार एक स्टोरी बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने जब 2 साल तक जेबीटी की है उस दौरान अगर कभी आपके साथ एक्टिविटी की गई होगी कि टीचर्स आपको एक पिक्चर्स दिखाते हैं और उस पिक्चर के अनुसार आपको वहाँ पे एक स्टोरी बनाने को कहा जाता है। यानी कि टीचर एक वहाँ पे स्टिमुलस दे रहा है जो पिक्चर दिखा रहा है। तो घोड़े की तस्वीर जो है ये एक पिक्चर दिखाई जा रही है, एक फोटो दिखाई जा रही है, यानी कि आपके पास स्टिमुलस दिया जा रहा है और आप सबको प्रेरित किया जा रहा है कि आपको इसके प्रति एक स्टोरी बनानी है। जब भी कोई भी तस्वीर आपको दिखाई जाए और उसके अनुसार आपको कोई स्टोरी बनाने को कहा जाता है तो वो आपके पास घोतक उद्दीपक के नाम से जाना जाता है, या फिर अनुप्रतिक्रियात्मक, या आपके पास अनुप्रतिक्रियात्मक होगा, या तो आपके पास घोतक उद्दीपक इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था आपके पास डिसलेक्सिया संबंधित है। तो देखो, जो आपके पास डिसलेक्सिया है ये एक आपके पास डिसेबिलिटीज़ का पार्ट रहता है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके पास विकार है, डिसेबिलिटीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी विकारों को हम अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आखिर जो डिसलेक्सिया है इसका संबंध रहता है पठन विकार से, यानी कि प्रॉब्लम इन रीडिंग। डिसलेक्सिया का जो अर्थ रहता है, संबंध रहता है, वो रहता है प्रॉब्लम इन रीडिंग, यानी कि पठन विकार। एक और बात यहाँ से ध्यान में रखना, जो आपके डिसेबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं, विकारों वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पैडागॉजी टाइप में पूछे जाते हैं। यानी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको कि पढ़ना पसंद नहीं है, उसको रीडिंग से रिलेटेड समस्या है, तो वो बच्चा किस डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, किस विकार से जूझ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो डिसलेक्सिया, ठीक है। हाँ, कुछ विकार है उनको आप अगर नोट करना चाहो तो अभी कर सकते हो। पहला ऑटिज़म। ऑटिज़म का संबंध रहता है जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन लेस होती है, ठीक है, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्पेयर्ड है। अभी जब बच्चा समाज में अच्छे से मेल जोल नहीं कर पा रहा, वो आपके पास ऑटिज़म से रिलेटेड विकार रहता है। दूसरा डिसलेक्सिया, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया, इसका संबंध रहता है प्रॉब्लम इन रीडिंग। थर्ड आपके पास रहता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जिसका अर्थ रहता है प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, यानी कि जो कैलकुलेशन से रिलेटेड समस्या रहती है, गणित से रिलेटेड समस्या, चाहे जोड़ से, घटाव से, या डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से अगर बच्चे को समस्या है तो वो बच्चा यहाँ पे जूझ रहा है आपके पास डिसकैलकुलिया से। फिर आपके पास डिसग्राफिया। फोर्थ जो विकार आ जाता है डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का जो संबंध रहता है वो है प्रॉब्लम इन राइटिंग, यानी कि आपके पास लेखन विकार, लिखने से रिलेटेड अगर समस्या है, बच्चा लिख नहीं पा रहा, उसे लिखना पसंद नहीं है, तो बच्चा यहाँ पे जो संबंध रख रहा है वो डिसग्राफिया डिसेबिलिटी से रख रहा है। फिफ्थ है आपके पास ADHD। ADHD यानी कि लो अटेंशन स्पैन, जिसका कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे जिनकी कंसंट्रेशन पावर कम है, लो अटेंशन स्पैन है, वो आपके पास ADHD डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। लास्ट आपके पास डिस्प्रैक्सिया, यानी कि प्रॉब्लम इन मोटर स्किल, जहाँ पे हाथ और पाँव से कार्य करना पड़े, यानी कि स्विमिंग, रनिंग, आपके पास या लिखने का काम या फिर कुछ कुकिंग करने का काम है, जहाँ पे मोटर स्किल से रिलेटेड समस्या रहती है, वो आपके पास डिस्प्रैक्सिया से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था आपके पास निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास IP पैवलव, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास सुपर ईगो, यानी कि पर अहम, कॉमा इड, यानी कि इदम का पूर्ण विपरीत है, यह कथन है।
देखो, जो सुपर ईगो है और इड है वो एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है। ये चीज़ क्या ये सही है या गलत है, ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो जो आपके पास फ्राइड ने 3 चीज़ें दी है ना, ईगो, सुपर ईगो और इड, ये तीनों की तीनों आपस में बहुत अलग है। तीनों की तीनों चीज़ अलग अलग सिद्धांत के ऊपर आधारित रहती है। जैसे कि आपका इड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। जो आपके पास इदम है, ये सुख के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। फिर आपके पास आ जाता है ईगो, यानी कि अहम। और जो आपके पास ईगो है वो बेस्ड रहता है आपके पास रियलिटी के ऊपर, सत्य के ऊपर। और जो आपके पास सुपर ईगो है यानी कि परा अहम, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ये नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से विपरीत है, और ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके पास, अधिगम के सूच सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया है कोहलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखो, आपके जितने भी लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रह गए, तो हो सके तो इन सब क्वेश्चंस को आप नोट करना या फिर याद रखना, क्योंकि अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, या किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है। ये टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर बाकी सब क्वेश्चंस को आप स्किप कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को अक्सर आप नोट करते रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली किस पर आधारित होते हैं? देखो, कभी भी पूछा जाता है, चाहे वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, या फिर नॉर्मल स्टूडेंट है, या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस है, जिस प्रकार के बच्चे हैं वो सारे के सारे आधारित रहते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान में रखना, कभी भी कोई ऐसा कारक पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी, चाहे उसके बिहेवियर, चाहे उसकी फिजिक या फिर उसकी इंटेलिजेंस, सब चीज़ को प्रभावित करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वहाँ पे भी यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा कारक है जो कि बच्चे की आईक्यू को यहाँ पे अफेक्ट करेगा, या फिर बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा, या बच्चे के बिहेवियर को प्रभावित करेगा। तो इम्पॉर्टेंट कारक आनुवांशिकता और वातावरण, ये दोनों आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपके पास, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। तो भाषा जो अवबोधन से संबंधित विकार आपके पास रहेगा वो यहाँ पे आपके पास पठन क्षमता, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपके पास, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है? ध्यान देना, अक्सर ना कई बार ये नहीं को भूल जाते हैं जब रीड करते करते। तो जो आपके पास समस्या समाधान को निर्धारित नहीं करता है वो है आपके पास निर्धारण, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपके पास निर्धारण है वो आपके पास समस्या समाधान को निर्धारित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंडर आपके 2 या 3 क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक आपके पास लिखी गई है ऑलपोर्ट के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑलपोर्ट ने आपकी फेमस पर्सनैलिटी बुक लिखी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि ऑलपोर्ट ने सबसे प्रसिद्ध बुक किसके ऊपर लिखी है? तो ऑलपोर्ट की सबसे जो प्रसिद्ध बुक है, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, वो लिखी गई है पर्सनैलिटी के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, ऑलपोर्ट की प्रसिद्ध जो पुस्तक पर्सनैलिटी है उसका नाम क्या है? कई बार प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ऑलपोर्ट की जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी की बुक है उसका नाम अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो बुक है वो किससे संबंध रखती है? तो पर्सनैलिटी से संबंध रखती है। और किस वर्ष लिखी गई है ये भी पूछा जाता है, तो 1937 ईस्वी में।
प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी 9 अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन लिखी गई आपकी 1937 में ऑलपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 था आपके पास, किसने कहा था समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था? तो ये आपके पास कहा गया था रूथ स्ट्रिंग के द्वारा। समायोजन एक आपकी प्रक्रिया है, ये रूथ स्ट्रिंग, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देखो समायोजन की अगर हम बात करें, एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो एक प्रकार के प्रोसेस ही एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब देखो अलग अलग सिचुएशंस आती है, अलग अलग एनवायरनमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमारे को एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है। और जो समायोजन है ये आपके पास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अलग अलग समस्या, अलग अलग एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। तो अलग अलग समस्या आएगी तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पे आपको एडजस्ट होना होगा। इसलिए जो समायोजन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान में रखना। ये बात जो कही गई है इनका नाम अक्सर पूछा गया है आपके पास टीजीटी टैट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था कि वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाते हैं या भटक जाते हैं बाल अपराधी कहलाता है? तो ये कथन आपका कहा गया है हैली के द्वारा। ऐसे बच्चे जो आपके पास सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाते हैं या तो भटक जाते हैं, सोसाइटी की जो नॉर्म्स वगैरह है उनका उल्लंघन करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, अपराध करते हैं, तो ये बच्चे आपके बाल अपराधी के अंदर आते हैं। और ये कथन कहा है हैली ने आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 था आपके पास है, बाल अपराध का कारण है। देखो बाल अपराध का सबसे मुख्य कारण वंशानुक्रम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, वातावरण भी, ऑप्शन सी घर का वातावरण ये भी, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है आपके। देखो मैंने इससे पहले भी कहा था, बच्चे का आईक्यू ज़्यादा हो, बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो या बुरा हो, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे का इंटरेस्ट, हर एक चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक आपके पास वंशानुक्रम और वातावरण रहेगा ही रहेगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। घर का वातावरण भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है घर का माहौल वैसा हो जिस कारण बच्चा बाल अपराध कर रहा है। तो ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप बाल अपराध को कैसे रोकोगे। अब इसको रोकने की भी अलग अलग चीज़ें आपके पास। बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हो, बच्चे को आप अच्छी आदत डालो, बच्चे की बुरी आदत को ख़त्म किया जाए, बच्चे को अच्छी अच्छी स्टोरीज़ कहलाई जाए, बच्चे में मोरल एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाए। ये सब इसके कारण रह सकते हैं जिससे कि आप इसको बच्चे को प्रभावित कर सकते हो। बाकी इसके कारण ये रह सकते हैं कि क्या होता, फैमिली कंडीशन साथ में ठीक ना हो जिसके कारण बच्चा चोरी डकैती कर रहा हो, या बच्चे के जो उसके शौक़ है वो पूरे नहीं हो पा रहे हो जिसके कारण वो चोरी कर रहा हो। ये कुछ और कारण होते हैं जिसके द्वारा बच्चा बाल अपराध करता है, और इनको स्कूल भेजा जा सके जिसके द्वारा ये बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। ये भी आपके ऊपर एक अच्छा सुझाव रहेगा अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन बनता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 था आपके पास, आईक्यू से आया हुआ है और अक्सर हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका है, एक बच्चे की वास्तविक आयु 20 है जबकि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आईक्यू को फाइंड करना है, जिसमें कि क्वेश्चन में आपके पास जो वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में CA लिखते हैं, वो 20 वर्ष दी है, और मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु जो यहाँ पे आपके पास 18 वर्ष बताई गई है। CA 20 और MA आपके पास यानी कि मेंटल एज 18 वर्ष है। तो IQ को फाइंड करने का आपको एक फॉर्मूला है जो कि आपके पास है, IQ इक्वल्स टू MA/CA × 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज यहाँ पे आपको 18 बताइए, मानसिक आयु अपॉन में हम लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो आपके पास वास्तविक आयु बताइए 20 वर्ष × 100। 0 से 0 कैंसिल, और 2 के टेबल्स जब आप कट करोगे तो 10 आपका कट होएगा 5 से, और 18 × 5 IQ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 90।
यानी कि इस बच्चे का जो आईक्यू है वो आपके पास 90 है, यानी कि ऑप्शन जो ए आपका है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू 140 है तो वह क्या कहलाया जाएगा? तो वो आपके पास प्रतिभाशाली बच्चा कहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल आपके पास, फिर मेनली देखो अक्सर जो आपके पास क्वेश्चन आता है मेनली, तो 90 से बिलो जो आईक्यू रहता है वो आपके पास रहता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस का। 90 से बिलो जो आईक्यू लेवल रहता है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस का रहता है। और आपको पता है जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं उनको भी 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनके अलग अलग आईक्यू लेवल बताया गया है। 90 से लेकर 110 के बीच, या फिर कई बार गलती से आपके पास 90 से लेकर 120 लिखा होता है, ठीक है, तो 110 या 120 तक लिखा होगा 90 से लेकर, वो आपके पास नॉर्मल स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल रहता है। 120 के बाद का जो आईक्यू लेवल रहता है मैक्सिमम टाइम, वो आपके पास रहता है प्रतिभाशाली बच्चे। जो गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं उनका आईक्यू लेवल कई बार 130 अबव लिखा होता है, कई बार 150 अबव लिखा होता है। तो ध्यान में रखना 130 के बाद जो आईक्यू लेवल है वो आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट प्रतिभाशाली बच्चों का रहेगा। 90 से लेकर 110 या 120 तक जो आईक्यू लेवल रहेगा वो नॉर्मल स्टूडेंट का, सामान्य बालक का रहेगा। और आपके पास 90 से कम कभी आईक्यू लेवल पूछा गया होगा तो वो आपके पास मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस का रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक प्लेलिस्ट मिलेगी अलग अलग सेक्शन की, आपके टैट के लिए। इंग्लिश सेक्शन की अलग मिलेगी, हिंदी की अलग है आपके पास, साइकोलॉजी की अलग मिलेगी, मैथ सेक्शन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैट के साथ ही साथ इसके बाद जो आपका कमीशन आने वाला है उसकी प्रेपरेशन भी करवा दी जाएगी।